हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है उसका जो डेली बेस पे जो सीरीज होता है उस सीरीज से हम लोग सेट प्रैक्टिस डेली देख रहे हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 5। इससे पहले के 4 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह जो है वो सुपर फास्ट रिवीजन का होगा। इसके साथ ही साथ एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी जो है वो बिहार एसआई के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। इंटरपोल आप लोगों को पता ही होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन फ्रांस में स्थित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लियोन फ्रांस में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान हो गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान हो गया, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान हो गया। यह सब जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था। तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल जो था वो था गोल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्फ। गोल्फ से याद रखिएगा, आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव थे यूरी गागरिन, जो कि कहाँ के थे, रसिया के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरी गागरिन। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रानी रहमान जो है वो किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो यह जो है वो ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिसी। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। तो भारतीय समुदाय में पारसी समुदाय जो है वो भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारसी समुदाय। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है वो 1999 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1999। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉर फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री की एक बार पहली बार 1998 से 99 के टेनवर के लिए बने थे, और दोबारा जब बने तो 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। आगे है कि राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। जापान आइसबीस सही है। न्यूजीलैंड डोडो ये गलत है। न्यूजीलैंड की अगर बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा कीवी, ठीक है। डोडो की अगर बात कीजिएगा तो डोडो जो है वो मॉरिशस द्वीप का एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड जो है वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये सब जो है वो गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्फ। नेक्स्ट है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो विश्व कवि के उपनाम से किनको जाना जाता है यह आपको बताना है यहाँ पे। हाँ, तो है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। विश्व कवि के उपनाम की अगर बात कीजिएगा तो किनको जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। आप लोगों को पता होगा विश्व कवि से एक नाम याद रखिएगा, विश्व भारती। और विश्व भारती 1912 में विश्व भारती की स्थापना भी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा भी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। आगे है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री यहाँ पूछ रहा है, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेणु देवी।
नेक्स्ट है कि एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि एक समांगी मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? वो है बेकिंग सोडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो यह बाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार जो है वो बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो समांगी प्रक्रिया के है, मतलब होमोजीनियस है? तो बर्फ, हाँ बिल्कुल होमोजीनियस है। मिट्टी नहीं है, लकड़ी ये भी नहीं है, वायु ये भी होमोजीनियस है। तो पहला और चौथा जो है वो होमोजीनियस होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और चौथा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या जो है वो अधिकतम होगी? अणुओं की संख्या जो अधिकतम होगी वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप लोगों को याद रखना होगा कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। आगे है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो है वो परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु में नाभिक। कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कण जो है वो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, ठीक है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा? तो वो कितना होगा? 2r होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2r। आगे है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्व बल के द्वारा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। तो ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 180 डिग्री। नेक्स्ट है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करना होगा? तो देखिए किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करना होगा? आयाम में वृद्धि करना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयाम में। आयाम को मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ध्वनि से एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि जब जो ध्वनि होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ध्वनि की चाल और तरंगधैर्घ्य जो है वो बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। आगे है कि घरेलू संधात्रितों को लघु पथन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? मतलब घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं उसको अति भारण, ओवरलोड से बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा वो होगा आप कि फ्यूज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत के उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो यह कौन बना सकता है? यह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। नेक्स्ट है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है वो किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के उत्पादन में हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्कोहल के उत्पादन में। आगे है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, और एनी बेसेंट जो थी वो सितंबर 1916 में अडयार यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। फिर इन दोनों के होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था 1918 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1918 में। आगे है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। तो ये बिल्कुल सही है। जब फसलों, वनस्पति के अवशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जैव गैस का एक प्रमुख अवयव एथेन है, ये तो यही गलत है
क्योंकि जैव गैस का प्रमुख अवयव जो है वो क्या है, मीथेन है, CH4 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम जो है वो फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्मेंटेशन कहलाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो वो फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। राइबोसोम 2 उप इकाइयों का बना हुआ होता है, बिल्कुल सही है। पॉलीसोम बनता है, यह भी सही है। एमआरए यानी मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है, यह भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता, यही बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस ऑर्डर में रखा जाता है। तो घरेलू मक्खी को डिप्टेरा में रखा जाता है। डिप्टेरा क्या होता है वो आप लोगों को पता ही होगा कि डिप्टेरा गण के अंतर्गत वैसे कीट सम्मिलित होते हैं जो कि द्विपक्षीय होते हैं, मतलब 2 पंख वाले को डिप्टेरा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो शैवाल के साथ मैच करेगा। साइकस किसके साथ मैच करेगा, जिम्नोस्पर्म के साथ मैच करेगा। सिलेंजिलैंग जो है वो किसके साथ मैच करेगा, टेड्रियोफाइट के साथ मैच करेगा। और स्फेग्नम जो है वो मॉस के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो हमेशा, तो एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो हमेशा एक ही दिशा में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ही दिशा में होती है। आगे है कि भारत के विभाजन का बॉल्कन प्लान जो है वो उपज था। तो भारत के विभाजन का बॉल्कन प्लान जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात कीजिएगा तो इसका टेन्योर जो था वो कब से कब तक था, मार्च 1947 से लेकर यह जून 1948 तक रहा था। और यह जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। तो यह कौन रखा था, मातंगिनी हजारा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मातंगिनी हजारा। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात कीजिएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। एक इंपॉर्टेंट चीज इससे याद रखिएगा, उषा मेहता एक नाम है। उषा मेहता जो थी वो इस आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश भर में विख्यात हुई थी। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को कूट करना है। एक साइड समाचार पत्र के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके आरंभ करने वाले प्रकाशक के नाम है। लीडर मदन मोहन मालवीय के साथ मैच करेगा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के साथ मैच करेगा। इंडिपेंडेंट जो है वो TM नायर के साथ मैच करेगा। और जस्टिस जो है वो मोतीलाल नेहरू के साथ ही, अच्छा लीडर यहाँ देखिए, लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय के साथ मैच करेगा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। उसके बाद है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू के साथ मैच करेगा। और जस्टिस जो है वो TM नायर के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है, यह आपको बताना है। तो यहाँ कह रहा है कि युद्ध समाप्ति होने पर डोमिनियन दर्जा, बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, यह भी सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत है क्रिप्स मिशन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन की अगर बात कीजिएगा तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो कब आया था, मार्च 1942 में आया था। इससे इंपॉर्टेंट चीज यह ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब उत्तर तिथीय चेक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था कि यह डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। सिर्फ बोले कि पोस्ट डेटेड चेक तो गांधी जी, और डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक तब फिर जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था, मेरठ षड्यंत्र केस की अगर बात कीजिएगा तो यह मार्च 1929 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता की बात कीजिएगा तो यह 4 या कहीं कहीं बुक में आपको 5 मार्च मिल सकता है।
5 मार्च 1931 को हुआ था, या 4 मार्च 1931 कह सकते हैं। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक प्रचार की अगर बात कीजिएगा तो यह 16 अगस्त 1932 को हुआ था। अब इसको आप लोग बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं, और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि किसने कहा था कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के एक अच्छे पुलिसमैन हैं? तो यह किसने कहा था? ये एलन बिक्सन ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पढ़े ही होंगे कि 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भखाना जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल सिंह इसके प्रथम मंत्री, और काशीराम जो है वो कोषाध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे। आगे है कि अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 1896 रहमतुल एक साइड अधिवेशन कांग्रेस का वर्ष दिया गया है, दूसरे साइड अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और उसकी अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा ही किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसी अधिवेशन में याद रखिएगा पहली बार वंदे मातरम जो है वो गाया जाता है। 1894 का अधिवेशन जो है वो मद्रास में होता है, और अल्फ्रेड बेब जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद 1895 में इसका अधिवेशन जो होता है वो कहाँ होता है? पूना में अधिवेशन होता है 1895 में। 1895 में पूना अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस नहीं बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 1897 में फिर कहाँ होता है? अमरावती में होता है इसका अधिवेशन, और वो जो है वो सी शंकरन नायर के द्वारा किया जाता है इसकी अध्यक्षता। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है वो 1818 से लेकर 1820 वाले समय में बड़ोदरा में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है वो किस गवर्नर का जनरल के काल में हुआ था? तो पटना का जो स्थित गोलघर है उसका 1784 में वो बनना शुरू हुआ था, और 1786 में बन के संपन्न हो गया था, उसका काम पूरा हो गया था। तो अब आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बनना शुरू हुआ था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का टेन्योर जो था वो आप लोगों को पता ही होगा, 1774 से लेकर 1785 तक था। क्लियर है? चलिए आगे है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉल्फ फिंच। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ था। तो बिहार के उत्तरी गंगा का मैदानी भाग का निर्माण जो है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी कौन करता है? तो आप लोगों को याद होगा 2019 में क्या हुआ था कि एनएसएसओ और सीएसओ को मिला दिया गया था, और एनएसओ बनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की बात कीजिएगा तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है वो दादा भाई नौरोजी ने साल 1876 में तैयार किया था। आगे है कि सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो सतत विकास शब्द जो है वो 1987 में अस्तित्व में आया था। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले इस शब्द का जिक्र किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यहाँ तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये 77-78 दे ही दिया तो आप लोग को यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोगों को पता होगा कि 1974 से लेकर 1978 तक कौन पंचवर्षीय योजना चला था 4 साल के लिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो थे वो 1979 से लेकर 1980 वाले टेन्योर में थे, और यह लोकसभा के न सामना करने वाले प्रधानमंत्री भी थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा जो है वो प्रारंभ किया गया था? तो ई राशन सेवा कार्ड जो है वो प्रथम किया गया था दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52
कि स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है वो 1956 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1956 में। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्कृतियां जो है वो दी गई थी। तो यह कौन से समिति के द्वारा दिया गया था? रंगराजन समिति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंगराजन समिति। थुंगन समिति की बात करते हैं तो यह स्थानीय शासन से संबंधित है, और केलकर समिति की बात कीजिएगा तो यह जो है वो कर प्रणाली से संबंधित है। आगे है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वजनिक लेखा निधि में। आगे है कि शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति यानी मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो यह जो है वो BS ब्लूम के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था? तो यह जो है वो JS रास के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो भारत सरकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? अनुच्छेद 253 के तहत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 253 के तहत। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख है? तो वो जो है वो अनुच्छेद 51 क के 6 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर है कि खाद्य जल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। जैव संयचन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपको बताना है। विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड सुएस ने गढ़ा था, यह भी बिल्कुल सही है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो सुंदरबन है, ये गलत है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी है, ना कि सुंदरबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में। नेक्स्ट है कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य सूचना आयोग जो है वो सांविधिक संस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के वो अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं लागू होते थे तो वो कौन था? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 का डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो रियासती मंत्रालय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बिल्कुल सही बात है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यह भी सही है। कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, यह भी सही है। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडे को 51वां संविधान संशोधन 2003 के जोड़ा गया, ये गलत है क्योंकि ये 51वां नहीं बल्कि 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो प्रभावित नहीं है?
तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन। आगे है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन में ये तीसरा जो है वो गलत है, और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीसरा गलत है और पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुलाई 1946 में। आप लोगों को याद ही होगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो था वो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कि 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुलाई 1946। आगे है कि वो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ध्यान रखिएगा, इनको जो है वो विधि सदस्य बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण जो है वो संबंधित है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो समुद्र तट को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्र तट को। नेक्स्ट है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? लोनार झील का निर्माण जो है वो उल्का पिंड गिरने से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। रबड़ है, तंबाकू है, जूट है, गेहूं नकदी फसल नहीं है, बल्कि गेहूं जो है वो रबी फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है, यह आपको बताना है। तो जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम दूतिये, यह जो है वो सही क्रम में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया है? तो यह तो कहा गया है किसको? लोहा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। वैदिक काल की बात कीजिएगा तो वैदिक काल का विभाजन जो है वो दो भागों में किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। आदि बराह की उपाधि जो है वो किस शासक ने धारण किया था? तो यह जो है वो राजा भोज ने शामिल किया, धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोज। ध्यान रखिएगा, राजा भोज जो है वो कविराज की भी उपाधि से खुद को विभूषित किया था, और राजा भोज जो है वो अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ भोजपुर नगर की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम था पगोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। आप लोगों को पता ही होगा, इसकी स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी, और इसकी जो राज्य भाषा थी वो तेलुगु थी। आगे है कि किस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था? तो अभिधम पिटक का संकलन जो है वो तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी से आप लोगों को याद ही होगा कि इसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वो कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो यह जो है वो काकेशस पर्वत स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट है कि सिंपनिंग जेनी क्या है। सिंपनिंग जेनिंग जो है वो परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजा था। तो पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल डॉल्टन के द्वारा सेना भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नल डॉल्टन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, ये तो सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंट्रिया की राजधानी कस्तूतुनिया थी, यह भी सही है। उसके बाद है ये ऑप्शन नंबर सी, यहाँ दिख नहीं रहा, एक्चुअली सी में लिखा हुआ है कि मानववाद ने समाज के सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई। तो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना जो हुई थी वो वाइमर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। तो यह किसने दिया था, निकोलस द्वितीय ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलस द्वितीय, जो कि रूस का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृत। पल्लवों की अगर बात कीजिएगा तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था, और इसकी राजधानी जो थी वो कांची थी। कौन सा ग्रह जो है वो मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा, वो ग्रह है ब्रून, यानी कि नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेपच्यून की खोज जो है वो 1846 में जोहान गॉले के द्वारा किया गया था। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेबो किस प्रकार की चट्टाने हैं। तो ये सब आग्नेय चट्टाने का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है। तो वो है प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से याद रखिएगा, प्रवाल भीतिया जो है वो प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था। तो सबसे पहले जोड़ा गया गोदावरी और कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी की अगर उद्गम की बात कीजिएगा तो यह महाराष्ट्र नासिक जिले के त्रंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। और कृष्णा नदी के उद्गम की बात कीजिएगा तो यह महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो वो कौन सा है, कथक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। आगे है कि असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय की खेती। तिपाईमुख बांध का विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है। तो तिपाईमुख बांध का विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है वो 4096.7 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। और कौन कौन से राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों से संकरे हैं, बिल्कुल सही है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, यह गलत है। गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि किस राज्य के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में एशिया के सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है। तो किस राज्य में है ये कोरापुट जिला, उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अभी हम लोगों ने देखा था कितना, 4096.7 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, तो ये सबसे ज्यादा करेगा किसके साथ, चीन के साथ। चीन के साथ कितना करता है, 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ अगर बात कीजिएगा तो 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। ठीक है। आगे है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इनपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि क्वेट्री जो कीबोर्ड होता है उसमें कुल कितनी कुंजियां होती हैं। तो उसमें 104 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 104।
फिर है कि निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? तो यमनिका तीर्थ जो है वो जगन्नाथ पुरी मंदिर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगन्नाथ पुरी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।